सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कल हम मेथड नंबर 4 हमने देखा था, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड 4 हमें दिया गया था क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये हमारा मेथड 4 था। ठीक है, मेथड 4 की जो वर्किंग प्रोसेस थी, कैसे मेथड 4 को हम अप्लाई करेंगे, वो सारा हम कल देख चुके थे। ठीक है, अगर नहीं याद है तो एक बार पहले वाली वीडियो को जाके देखेंगे, पहले वर्किंग मेथड अच्छे से याद करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे और फिर इस क्वेश्चन के या इस एग्जाम्पल को हम आगे करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग मेथड जैसे मैंने बताया था एज इट इज़ जैसे लेके चलेंगे। वर्किंग मेथड में सबसे पहले हमें देखा था कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, क्या वो एक सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, यानी कि उसके एक जो जनरल फॉर्म होती है उसके अंदर ये अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म देखूं सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्म में देखता हूं, ठीक है, जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो मैंने क्या बताई थी, d2y अपॉन dx2 प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल्स टू r। ये हमारी एक जनरल फॉर्म थी। उसके अंदर मैंने बोला था कि यहाँ तक करने के बाद में अगला हमारा स्टेप होगा कि जो ये दी गई इक्वेशन है, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट होगी उसके अंदर इस r को हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। r को 0 बना के हम इसे क्या बना लेंगे, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे जिसके कोफिशिएंट क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, ये हमने देखा था। तो इसके लिए मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस r को 0 बनाना है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को हम निम्न प्रकार लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम निम्न प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि r को हम अगर 0 बना लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन dx2 प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन नंबर अगर आप सेकंड को देखने जाओ तो इक्वेशन नंबर सेकंड कहीं ना कहीं मेरी क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड मेरी क्या हो जाती है, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे d2y अपॉन dx2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1, जो कि कांस्टेंट है। y का भी कोफिशिएंट कितना है, a स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, इतना होने के बाद में अगर अब मैं आगे जाऊं तो हमें पता होता है ये एक ऑपरेटर होता है, d अपॉन dx एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल D से डिनोट कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर मैं इसे चेंज करने जाऊं तो कैसे लिख सकता हूं, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लेके चलेंगे और उसके बाद में जब हम आगे सॉल्यूशन निकालते हैं तो d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा a। ठीक है, ये हमारी क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पे d की वैल्यू मिल जाएगी। d की वैल्यू यहाँ तक मिलने के बाद में हम आगे क्या करते हैं, एक CF निकालते हैं। यहाँ तक हमें एक d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिलने के बाद में आगे हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। और जब CF निकालने जाएंगे तो CF की किसकी मदद से निकालोगे, आयोटा a की मदद से निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं CF निकालने जाऊँ तो CF देखेंगे हमारा यहाँ पे, तो CF कितना आना चाहिए, C1 cos A। अब देखो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x प्लस C2 sin A x। ये क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पे एक CF आना चाहिए। CF मिलने के बाद में मैंने बताया था कि वर्किंग प्रोसेस का हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था, CF मिलने के बाद इसे क्या करेंगे हम, हमारे व्यापक हल में आप इसे चेंज कर दोगे। ठीक है, तो व्यापक हल में चेंज करने के लिए क्या होता था, हम CF को क्या करेंगे, यहाँ पे उपरोक्त हल को क्या लिखेंगे, उपरोक्त हल को व्यापक हल में परिवर्तित करने पर। ठीक है, उपरोक्त हल को हम क्या करेंगे, व्यापक हल में परिवर्तित करेंगे। और व्यापक हल में परिवर्तित करने पर मुझे क्या मिलता था, y बराबर जो हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट होते थे C1 C2, जो हमारे स्वेच्छ अचर होते थे, उन्हें हम किस में चेंज कर देते थे, a में, a cos ax प्लस b sin ax। और यही हमारा क्या होता है, हमारी दी गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन होता है। बस हमें जैसे यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, a और b की वैल्यू अगर यहाँ पे फाइंड करने जाओगे तो हमें पता होना चाहिए a और b किसके फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ, या ऐसे लिख सकते हो, जहाँ a तथा b x के फलन है। ठीक है, x के
फलन है। और जब x के फलन होते हैं तो हम आगे क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। और a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए या कोई ना कोई हमारे पास कंडीशन दी हुई होनी चाहिए जिससे हम किसकी a और b की वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो a और b की वैल्यू अगर निकालने जाऊँ तो हमें दिया गया है या हम लेके चलेंगे इक्वेशन, हमें पता होती है, कौन सी इक्वेशन पता होती है कि dA अपॉन dx u है ना प्लस dB अपॉन dx b इक्वल्स टू 0। ये वाली एक इक्वेशन हम लेके चलते हैं, है ना। कहाँ से आई है ये हमारी, एक हमारे वर्किंग मेथड है वहाँ से आई है। तो अब यहाँ पे u और b क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने जब वर्किंग मेथड आपको बताया था तो वर्किंग मेथड के अंदर जो व्यापक हल था, ये जो हमारा व्यापक हल था कहीं ना कहीं हमारे किस फॉर्म में होता था, y बराबर au प्लस b इस रूप में होता था या नहीं होता था। जब ये इस रूप में होता था तो यहाँ पे a और b जो हम मान के चले वो होंगे u। अगर यहाँ पे देखोगे तो u क्या हो जाएगा, cos ax, और अगर b यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, sin ax हो जाएगा। तो u और b क्या होंगे हमें यहाँ पे पता लग गया। वर्किंग मेथड से हमें ये क्वेश्चन लेके चलनी है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो dA अपॉन dx एज इट इज रहेगा, u हमारा क्या हो जाएगा, cos ax हो जाएगा प्लस dB अपॉन dx भी एज इट इज रहेगा, और b हमारा क्या हो जाएगा, sin ax इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। एक इक्वेशन तो ये होती थी हमारी, एक इक्वेशन और होती थी एंड एक इक्वेशन और देखोगे तो अगले में क्या होता था हमारा, dA अपॉन dx एज इट इज रहता था। ठीक है, अगले में d जो यहाँ पे u दे रखा है इसका भी x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता था, अवकलन हो जाया करता था। तो क्या मिल जाएगा, du अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx इंटू dB अपॉन dx, और इक्वल्स टू में कितना मिलता, r मिलता। और अगर r हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखें तो हमारा यहाँ पे r क्या दे रखा होगा, sec ax दे रखा होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम जाके देखेंगे तो हमारा यहाँ पे r क्या दे रखा होगा, क्योंकि r इक्वल्स टू क्या है, sec ax है, ये हमारा r दे रखा होगा। ठीक है, इतना होने के बाद में अब यहाँ पे क्या करोगे, du अपॉन dx की वैल्यू रख सकते हैं और dB अपॉन dx की वैल्यू रख सकते हैं। इन दो ही टर्म की वैल्यू रख सकते हैं, एक r की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये वैल्यू उठा के रखेंगे। u मैंने बताया क्या है, यहाँ से देखो कंपैरिजन करके देखोगे तो u हमारा क्या होगा, cos ax, और cos ax का जब आप अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस के dA अपॉन dx तो एज इट इज रहेगा, क्या मिलेगा, माइनस के sin ax इंटू a, ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्लस में dB अपॉन dx एज इट इज रहेगा इंटू b का करोगे, देखो b यहाँ पे क्या है, sin ax का करोगे तो क्या हो जाएगा, cos ax इंटू a इक्वल्स टू, और r कितना है हमारा, sec ax, तो कितना आ जाएगा, sec ax आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। इतना आने के बाद में इस इक्वेशन को हम अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, और देखो सॉल्व तो कर ही सकते हैं, और देख लेंगे अभी सॉल्व तो क्या रहने ही देते हैं, यहाँ पे इसे 5 ही दे देते हैं। इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, इसे 5 दे दिया। ठीक है, इसके बाद में आगे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करके हम क्या करेंगे, dA अपॉन dx और dB अपॉन dx इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 हो गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने जाओगे तो देखोगे, देखो dA अपॉन dx और dA अपॉन dx दोनों में सेम है। यहाँ पे cos ax है, यहाँ पे a sin ax, a इंटू में हो रहा है sin ax है। तो यहाँ पे देखो अगर ये माइनस में है ये प्लस में, इन दोनों को खत्म करना है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो देखो, अगर यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ a sin ax से, इसे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और cos ax से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और हमारे क्या हैं, अलग अलग हमारे जो चिन्ह हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, इन्वर्स हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 4 को, या फिर ऐसे करो, इक्वेशन 4 इंटू क्या, a sin ax, आगे क्या होगा, प्लस इक्वेशन 5, और इक्वेशन 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos ax से, इंटू cos ax करने पर। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, cos ax कर दिया, अब cos ax करने के बाद में अब आगे से सॉल्व करो। यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा dA अपॉन dx cos ax इंटू, अब a था, a में बाहर निकाल लूँ, यहाँ पे इधर की तरफ रख दूँ इसे, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे sin ax। ठीक है, इसे भी मल्टीप्लाई करोगे किससे,
प्लस में a dv अपॉन dx और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ax, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में अगली टर्म ये माइनस की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, कितनी, माइनस के a dA अपॉन dx साइन ax इंटू कॉस ax, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद में अगला यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, प्लस के dB अपॉन dx और कॉस ax से मल्टीप्लाई किया, a यहाँ पे है ही है तो a को मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, मतलब आगे की तरफ लिख देता हूँ, और क्या हो जाएगा इंटू में कॉस स्क्वायर ax इक्वल्स टू में। अब इसे भी मल्टीप्लाई करोगे किससे, इसे मल्टीप्लाई करोगे कॉस ax से, तो साइन ax और कॉस ax कितना हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया हमारा। यहाँ तक होने के बाद में जब इसे आगे हम और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखो क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं आपस में, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में बिल्कुल सेम है तो ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ a है dv अपॉन dx है, dv अपॉन dx अंदर क्या आ रहा है साइन स्क्वायर ax और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर ax, ठीक है। साइन स्क्वायर ax और कॉस स्क्वायर ax का यहाँ पे जब स्क्वायर को अगर ऐड करते हो तो कितना मिलता है 1, तो क्या मिल जाएगा a dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 और यहाँ से dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 अपॉन a आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 अपॉन a आ जाएगी। आगे जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड लगेगा जो सिंपलेस्ट मेथड होता है हमारा। जब इसे आगे लगाने जाओगे तो x वाली टर्म एक साइड में, dv वाली टर्म एक साइड में, यानी कि b है ना, तो ये आ जाएगा dv इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू dx और जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिल जाएगा b इक्वल्स टू x अपॉन a प्लस C1 C2 वहाँ ले लिया था हमने CF के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ C3 ले लेता हूँ और इसे दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5 दे दी थी, कितनी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 तक हमने b की वैल्यू निकाल ली। b की वैल्यू अगर देखें तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे हमारी, b बराबर में x अपॉन a प्लस C3, ठीक है, ये हमारी b की वैल्यू आ चुकी है। इसे नोट कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें हमारा जो बाई होगा उसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और तो बाई को भी अगर हम याद करें तो बाई हमारा कितना था, बाई बराबर a कॉस ax प्लस b साइन ax, ये हमारा बाई था, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी b की वैल्यू आई है। b की वैल्यू के साथ साथ हमें अगर देखो तो कहीं ना कहीं हमें इसे सॉल्व करके b की वैल्यू रख के डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, अगर देखें तो कर सकते हैं पर रहने देते हैं, ठीक है ना। वैसे करने को तो कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे dv अपॉन dx दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आप क्या करो, b की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 अपॉन a, यहाँ पे 1 अपॉन a आ जाएगा, इसको इधर की तरफ ले आओ, ये हो जाएगा माइनस के, ऐसे करते b की वैल्यू उठा के रख सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या अगर आप चाहो तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को जैसे एज इट इज यहाँ पे पहले किया था वैसे ही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे साइन ax है और यहाँ पे कॉस ax है, पहले इसे खत्म किया था, अब इसे खत्म कर लेते हैं। कैसे कि इसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a कॉस ax से, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ax से और आपस में एक दूसरों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म आपस में खत्म हो जाएगी और क्या मिलेगा, ओनली dA अपॉन dx मिलेगा और फिर आप उसे सॉल्व कर लोगे। इसका दूसरा तरीका भी है, कैसे कि आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 को यूज कर सकते हो। b की वैल्यू उठाओ 4 के अंदर रखो और dA अपॉन dx निकाल लो, ये भी सिंपल है। तो मैं शायद इससे ही करने जा रहा हूँ, है ना, मैं इससे ही कर देता हूँ इसे। तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन 6 से b की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप पुट करते हो तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, क्या मिलेगा हमें, dA अपॉन dx एज इट इज रहेगा, cos ax ये भी एज इट इज रहेगा, प्लस b की जगह देखो dA अपॉन dx, यहाँ पे b की जगह रखोगे क्या आ जाएगा, x अपॉन a प्लस C3 इंटू में साइन ax इक्वल्स टू 0, ये मिल गया हमारा, ठीक है ना, यही रखा है। आगे इसे सॉल्व करेंगे। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करो क्या हो जाएगा हमारा, dA अपॉन dx cos ax इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, अभी इसे और सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे देखो x का x के रेस्पेक्ट में करोगे 1 हो जाएगा, कितना मिलेगा 1 अपॉन a, C3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a साइन ax इक्वल्स टू 0। उधर की तरफ ले जाओ क्या आ जाएगा, dA अपॉन dx बराबर माइनस के साइन ax अपॉन में a cos ax, ठीक है। ऐसे कैसे लिख सकते हो, माइनस के
tan ax अपॉन में a। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ठीक है। अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप a की वैल्यू निकालने जाओगे तो a की वैल्यू देखो कितनी आनी चाहिए। a की वैल्यू अगर निकालोगे तो dA अपॉन dx दे रखा है बराबर हमारा माइनस के tan ax अपॉन a। यहाँ पे क्या लगाओगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड लगा दोगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला अगर मेथड यहाँ पे लगाते हो तो x वाली टर्म एक साइड में और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो एक साइड में। क्या आ जाएगा, dA बराबर में माइनस के tan ax अपॉन a इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा a बराबर में, देखो tan ax का करते हो तो मिलता है हमें माइनस का log ऑफ cos ax, ठीक है, और a है वो अपॉन में आ जाएगा और कितना हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और कितना हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर log ऑफ cos ax। ठीक है, ये हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन मिल जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा C4 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 दी थी, इसे दे देते हैं 7 और इक्वेशन नंबर 7 से हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, a की वैल्यू जब हमें मिल चुकी है यहाँ पे तो आगे क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर शायद सेकंड है या पता नहीं, पर ये वाली इक्वेशन है मैं भूल गया अभी, इक्वेशन नंबर y बराबर a cos ax प्लस b sin ax, शायद इक्वेशन 3 होगी, एक मिनट है ना, 3 होगी ये, इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो हम क्या करते हैं इसे आगे इक्वेशन नंबर 6 व इक्वेशन नंबर 7 से a तथा b का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, और जब इक्वेशन 3 में रखने जाते हो तो क्या मिलेगा, y बराबर में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो 1 अपॉन a स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा log ऑफ cos ax और इनटू में आ जाएगा मेरा कितना cos ax, है ना, इसके साथ में इनटू में आ जाएगा cos ax प्लस अगला देखो ये आएगा यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, b की वैल्यू आ रही है x अपॉन a प्लस C3, है ना। अब एक मिनट, C4 हमारा रह गया, यहाँ पे कांस्टेंट तो रह गया, तो यहाँ पे आएगा cos ax प्लस C4 और इनटू में आ जाएगा मेरा cos ax प्लस अगला यहाँ पे देखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पे x अपॉन a प्लस C3 और इनटू में sin ax, और ये जो मेरा सॉल्यूशन निकल के आया है इसे देंगे इक्वेशन नंबर 8, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8, और इक्वेशन नंबर 8 ही क्या है मेरा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक सॉल्यूशन है। क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः इक्वेशन 8 इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। जहां ऐसे लिख सकते हो, जहां अतः नहीं, जहां इक्वेशन 8 इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी हमारी अगर सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसे आप क्या करना चाहो, मेथड हमारा जो 4 दे रखा है, मेथड 4 सेपरेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाला जो मेथड 4 है उससे अगर अप्लाई करने जाओ तो ऐसे कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कैसे कैसे किया है। फर्स्ट हमें इक्वेशन दे रखी है, उसका R0 किया, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उसके बाद में क्या किया, वहाँ से CF निकाला, CF को व्यापक हल में चेंज किया, y बराबर AU प्लस b के रूप में चेंज किया, ऐसे इस वाले में, है ना, इसमें चेंज किया और फिर उसमें चेंज करने के बाद में हमें a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाली और a और b की वैल्यू दोबारा निकाल के कहाँ रख दी, इस वाले जो व्यापक हल हम लेके चल रहे हैं, जो मान के चल रहे हैं उसके अंदर रख दी, और रखने के बाद में ऐसे हमारा एक सॉल्यूशन मिल जाता है और यही सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, दी गई सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आया।